Welcome to all our future doctors in the next वीडियो ऑफ समर्थ बैच। बेटा ये समर्थ बैच आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि आपका टारगेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी आपका हो। ऐसे ही फिजिक्स ऐसे ही केमिस्ट्री में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अवेलेबल कराया जा रहा है। बेटा आज की हमारी वीडियो में हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, होपफुली आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हर एक पॉइंट मैंने क्लियरिटी से एनसीईआरटी विद उसके एक्स्ट्रा पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन किए हैं। आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स प्रिपेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवीजन रेगुलर रखनी है, बैकलॉग कलेक्ट नहीं होने देना है। दो बातें ध्यान रखना, रिवीजन रेगुलर, बैकलॉग कलेक्ट नहीं होने देना है। सिलेक्शन आपके हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता है। बेटा ये जो चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ये चैप्टर अगर मैं डायरेक्टली आपका पढ़ाना शुरू करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले वो वर्ड्स और उन वर्ड्स का मतलब आपको बता रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूज़न में डाल सकता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपका जो स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा, वो क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं टर्म्स के बारे में बेटा बात करूँगा। ठीक है बच्चे, कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हमारा बेटा हम क्या पढ़ेंगे, आज की हमारी जो क्लास है वो किससे रिलेटेड है बेटा, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर शुरू होता है आपका सबसे पहले एक वर्ड डाइमॉर्फिज्म से। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं पता है ना, आज की क्लास में पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले सभी टर्म्स के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। डाइमॉर्फिज्म में बेटा अगर हम वर्ड करते हैं यूज, तो बेटा ये वर्ड आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपका डाई, डाई का मतलब क्या होता है बेटा टू, और दूसरा वर्ड होता है बेटा मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। तो अगर मैं आपसे कहूं डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, टू मॉर्फोलॉजी। टू मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी। ये बात तो पता है आपको, है ना भाई। किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हो, उसको देख कर आपको उस पर क्या एहसास हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई ये छोटा है, ये बड़ा, क्योंकि हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंसान छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, ये सब चीज़ें आपको देखने में पता लग रही है ना। ये जो भी चीज़ आपको देखने में पता लगती है, जिसको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि मुझे इसे देखकर इसके रंग रूप में, इसके जो भी चीज़ हमें एक्सटर्नली नज़र आ रही है उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, वो सब क्या कहलाता है आपका डायमॉर्फिज्म। भाई आपको सिंपल पता है ना, ये आपकी क्या प्रॉपर्टी, एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से विच डिस्टिंग्विश, बिल्कुल सिंपल भाषा में डेफिनेशन बताऊं तो, विच डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या बेटा, एक्सटर्नल फीचर्स। समझ में आई बात भाई, उसके रंग रूप को देखकर आप बता सकते हो। ब्रेस्ट किसी के हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लड़की होगी, दाढ़ी मूछे किसी के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लड़का होगा। तो ये सब भारी रंग रूप देख के आप पता लगा सकते हो। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डायमॉर्फिज्म। समझ में आई बात। अब ये चैप्टर क्योंकि रिप्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है ना बेटा, ये चैप्टर बेटा किससे संबंधित है, रिप्रोडक्शन से संबंधित। तो हमें रिप्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए बेटा, बच्चों वाली बात है ये। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा पेरेंट से बच्चे का बनना। पेरेंट से अगर बच्चा पैदा हो रहा है, बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। हम सबको पता है बेटा, ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड भी हो सकता है जिसमें दो पेरेंट होते हैं। ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मोड भी होता है जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मोड भी हो सकता है जिसमें प्लांट के पार्ट से नया पौधा बना देते हैं हम। समझ में आई बात। ये कोई सा भी मोड हो सकता है। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको क्या बात पता होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसके अंदर दो पेरेंट होगा, पहली बात। दो पेरेंट के दो गैमीट होंगे, दूसरी बात। ऑब्वियस सी बात है गैमीट का फ्यूजन होकर 100% जाइगोट बनेगा, 100% जाइगोट बनेगा।
ये जाइगोट दो पेरेंट का मिक्सचर है। आपका लाल रंग और आपका सफेद रंग मिला के आपका गुलाबी रंग बना दिया। अब गुलाबी ना तो एग्जैक्टली लाल होता ना एग्जैक्टली सफेद होता, वो पिंक दोनों का मिक्सचर है। अगर वो दोनों का मिक्सचर है तो बेटा क्या है आगा आपका, अगर वो मिक्सचर है तो बेटा वो कभी भी क्लोन नहीं बनेगा। क्लोन मतलब जो एग्जैक्टली कॉपी होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लड़की पैदा हुई और वो जो लड़की है वो अपनी माँ से 100% मैच कर रही है या अपने वो फादर से 100% मैच कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। पिक्चर की बात अलग है, बाहुबली का लड़का बाहुबली बन गया सेम टू सेम ना, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। 100% कॉपी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन ही नहीं सकती। तो ये बात आपको समझ में आई बेटा। अब रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन अपने आप तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए बेटा क्या चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए होंगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, कोई से भी ऐसे ऑर्गन्स जो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए बेटा, फॉर रिप्रोडक्शन, जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, वो आपका क्या कहलाते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब मैं इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं बेटा, दो। मैं क्लियरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं। दो ग्रुप कौन से बेटा, एक को बोलते हैं हम क्या बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना बेटा, ये होते हैं बेटा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, समझ में बात। और दूसरे क्या आते हैं बेटा, दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको असेसरी भी कहते हैं। अब दोनों के कोई ना कोई तो मतलब होंगे, प्राइमरी मतलब मेन, मेन मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन का मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे। तो अगर मैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करूं बेटा, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये वो होते हैं जो ऑर्गन गैमीट को बनाते हैं बेटा, और क्या करते हैं, और आपके सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, यानी ये जो दोनों काम करते हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैं बोलूं सेकेंडरी कौन से होते हैं बेटा, सेकेंडरी वो होते हैं बेटा जो ना तो गैमीट को बनाते और ना ही आपके सेक्स हार्मोन को रिलीज करते, ये दोनों ही को रिलीज, पर फिर भी स्टिल नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, इनके बगैर बच्चा दोनों ही नहीं बनाते, ना ये गैमीट बनाते ना ये सेक्स हार्मोन बना रहे, पर फिर भी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनके बगैर बच्चा नहीं बन सकता। तो ऐसे कौन से होते हैं अगर हम बात करें बेटा, तो ऐसे कौन से होंगे अगर समझा जाए थोड़ा सा कि भाई ये क्या है, तो आपको क्लियरली पता है बेटा कि आपके गैमीट कहाँ बनते हैं बेटा, टेस्टिस में। सेक्स हार्मोन कौन सा बेटा, नाम पता है ना आपको, जैसे लड़कों में हो गया टेस्टोस्टेरोन, लड़की में हो गया ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब सेक्स हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। सेक्स हार्मोन्स मतलब जो आपके एक सेक्सुअल गैमीट रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल के अंदर स्पेशलाइज करते पाए जाते हैं और उस पर काम करने में करते हैं अलग तरीके से, मेल में मेल वाले काम, फीमेल में फीमेल वाले काम, ठीक है बेटा। तो ये किस में होते हैं, जैसे टेस्टिस हो गया, लड़कियों में ओवरी हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा आपका प्राइमरी या रिप्रोडक्टिव मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके। सेकेंडरी क्या होता है, जो दोनों ही नहीं बनाते पर फिर भी जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें बेटा, लड़कों में अगर पेनिस नहीं होगा, पेनिस में ना तो गैमीट बनता, पेनिस में ना ही आपके टेस्टोस्टेरोन बन रहा। लड़कियों में आपका फेलोपियन ट्यूब यूट्रस, लड़कियों में ना तो फेलोपियन ट्यूब में ओवम बनता, यूट्रस में ना तो ओवम बनता, ना ही उसमें आपका जो है वो हार्मोन्स बनते। पर अगर ये नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ पालोगे, पेनिस नहीं होगा तो मेल का गैमीट फीमेल में जाएगा कैसे, यूट्रस नहीं होगा तो बच्चा पलेगा कैसे, मेरी बात समझ में आई ना, कहाँ पलेगा वो, ये आपके सब कहलाते हैं क्या बेटा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबको कहानी समझ में आ गई बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे बेटा अगर हम वर्ड लें
नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम वर्ड लें बेटा तो हमें पता है गैमीट्स, बिल्कुल बेटा बिल्कुल जीरो से, है ना बेटा, जीरो से हीरो बनाया जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से लेते हुए हर एक चीज़ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे बेटा हम। मैंने आपको बताया था हर एक चीज़ क्लियर, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। गैमीट्स हमको पता है बेटा ये क्या होता है, ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई। अब ये अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बेटा मेल जो होता है उसके गैमेट का नाम क्या होता है बेटा, स्पर्म, या क्या कह देते हैं पूरा नाम, स्पर्मेटोजोआ। और जो फीमेल है बेटा उसका क्या हो जाएगा बेटा, उसको बोलते हैं हम ओवम। जनरली बात अगर मैं बताने की कोशिश करूं जनरली कि अगर अगर मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे नॉर्मली देख रहा हूं, एक कंडीशन होती है हैप्लॉइड, है ना। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सिंगल होता है। अगर पेरेंट हैप्लॉइड है और हमें अगर बनाना है बेटा क्या गैमीट, तो गैमीट तो ऑलवेज हैप्लॉइड होता ही होता है। तो अगर मैं n से n बना रहा हूं तो बेटा क्या होगा, ये होगा जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी बेटा, माइटोसिस। क्लियर है ये बात। अगर कोई बेटा डिप्लॉइड है, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, पेरेंट्स की। तो बेटा हमें ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो गैमीट है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, ऑलवेज हैप्लॉइड। तो हम 2n से n कैसे बनाएंगे, हम 2n से n बनाएंगे बेटा कैसे बेटा, मियोसिस से। क्रोमोसोम नंबर हम कैसे कर देंगे बेटा, हाफ। सबको समझ में आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। तो ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि गैमीट में आपका किस तरीके से फॉर्मेशन ये होगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे क्या करता है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। आगे बात करी जाए अगर तो हमें नेक्स्ट जो वर्ड पता होना चाहिए बेटा, वो वर्ड क्या है बेटा, वो है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन में आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, किस लिए बेटा, टू फॉर्म जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट अगर आपस में मिल जाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट एन और एन आपस में अगर मिल गए, क्योंकि गैमीट तो हमेशा एन होगा, तो ये क्या बन जाएगा 2n, 2n मतलब जाइगोट। ध्यान रखिएगा जाइगोट के लिए वर्ड क्या यूज होता है, इट इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ बॉडी, यह हमारे शरीर की फर्स्ट डिप्लॉयड सेल होती है। भाई डिप्लॉयड मतलब दो क्रोमोसोम। हम पहली बार हमारा अस्तित्व किस रूप में आया, जाइगोट। उससे पहले तो हम हैप्लॉयड थे ना, मदर और फादर के अंदर स्पर्म और ओवम के रूप में। तो हम पहली बार डिप्लॉयड रूप में इस दुनिया में आए। सबको कहानी समझ में आई बेटा। तो ये फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द बॉडी होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम बेटा, तो नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इनसेमिनेशन। नेक्स्ट जो बेटा हमारा टर्म है बेटा वो क्या है आपका, इनसेमिनेशन। इसमें अगर हम देखें तो हमें दो शब्द नजर आ रहे हैं, एक शब्द नजर आ रहा है बेटा इन, एक वर्ड नजर आ रहा है बेटा सीमेन। तो एक हो गया बेटा क्या आपका इन, एक हो गया आपका सीमेन। इन का मतलब क्या हो गया बेटा, एंट्री। इन मतलब हो गया आपका एंट्री। और जो सीमेन होता है वो क्या होता है, वो मेल का रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट मेल की बॉडी से जो बॉडी के बाहर जो फ्लूइड निकलता है, जिसका एक पार्ट स्पर्म भी होता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट क्या होगा, आपका जो सीमेन है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। जब वो सीमेन बॉडी के बाहर निकलेगा तो उससे होगा क्या आपका, उससे होगा ये आपका कि वो बॉडी से बाहर निकल के फीमेल की बॉडी के भी तो अंदर जाएगा। जब वो बॉडी से बाहर निकला है तो जब वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो क्यों करेगा, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इनसेमिनेशन। तो इनसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एंट्री ऑफ सीमेन इनटू फीमेल बॉडी। और ऑब्वियस सी बात है बॉडी में कहां से एंटर करेगा बेटा, वेजाइना से, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात।
तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका इंसेमिनेशन। कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्या होता है बेटा, अब एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। अब सीमेन अंदर चला गया, जाइगोट आपका बन गया है बेटा। अब क्या हुआ, आम शब्दों में हम बोलें बेटा तो प्रेगनेंसी हो चुकी है, से ना, तो आम शब्दों में क्या हो गया बेटा, प्रेगनेंसी हो गई है। अब क्या होता है, अब जब ये प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है ना, तो वो प्रेगनेंसी कितने, हम बोलते हैं ना आमतौर पे 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखा, समझ रहे हैं? वो जो 9 महीने है, वो जो ड्यूरेशन है जिसमें जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बना और वो 9 महीने तक पेट के अंदर रहा, फिर वो डिलीवरी करा उसने, तो वो जो ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है ना, गेस्टेशनल पीरियड। तो ये हो गया गेस्टेशनल पीरियड। क्या होता है गेस्टेशनल पीरियड, ये आपका टाइम ड्यूरेशन होता है या इंटरवल होता है बिटवीन जाइगोट फॉर्मेशन एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब समझ में आया बेटा, आम भाषा में पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिलीवरी। तो अंदर जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने से लेके डिलीवरी तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशनल पीरियड। और ये जो गेस्टेशनल पीरियड होता है आमतौर पे हम 9 महीने मानते हैं, पर बेटा ये जो 9 महीने हैं, ये 9 महीने 7 दिन ऊपर 7 दिन नीचे भी हो सकते हैं आमतौर पे, जनरली। इससे ज़्यादा और इससे कम हो रहा है फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, समझ में आई बात, फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है? कोई कंफ्यूजन बेटा? नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है इसके अंदर वो क्या आता है आपका, उसको बोलते हैं बेटा पार्चुरेशन। मैंने आपको बताया पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। तो पार्चुरेशन मतलब क्या हो गया, डिलीवरी। अब डिलीवरी की डेफिनेशन क्या होती है, डिलीवरी की डेफिनेशन होती है आपकी कि जब बच्चा पूरा 9 महीने का हो जाता है, 9 महीने के बाद उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। फीटस मतलब अभी समझो बच्चा जो पेट के अंदर है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशनल पीरियड, इसको क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पूरा का पूरा 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद अब बच्चा अगर बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, उसको बोलेंगे हम पार्चुरेशन। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया बेटा, ये फीटस, सही ना, तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो मैं कुछ वर्ड बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, क्या आपका, जैसे कि मैंने एक वर्ड बोला जाइगोट। वैसे तो बेटा बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, ठीक है ना, वो सब हम पढ़ेंगे जैसे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं टॉपिक्स में पूरी बुक में जो यूज़ होने वाले वर्ड हैं मैं उन वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, समझ में आ रही बात? तो ये वर्ड आपको समझने हैं, ठीक। जैसे मैंने क्या बोला बेटा, ये जाइगोट है। हम आगे, जाइगोट क्या होती है, आपकी पहली सेल है भाई, जब हम बने थे तो हम पहली सेल के रूप में बन गए थे ना जाइगोट, तो ये हमारा क्या है बेटा, ये जाइगोट है। अब क्या हुआ, ये जो जाइगोट है आपका, अब वो जाइगोट डिवाइड करेगा, ये जाइगोट अब आपका डिवाइड करेगा। अब जब डिवीजन होगी जाइगोट की तो क्या होगा, ये जाइगोट पहले 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा आपका, फिर ये आपके 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा आपका, फिर ये 8 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 में डिवाइड हो गया, ये 4 में डिवाइड हो गया, ये 8 में डिवाइड हो गया। ऐसे बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ये आपका 16 में डिवाइड हो जाएगा, 16 वाला ऐसे ही आपका और बड़ा हो जाएगा, 32 सेल में डिवाइड हो जाएगा, 32 वाला फिर आपका इस तरीके से आगे ये अरेंज हो जाएगा, रहेगी वही सेल्स पर ये सेल्स की अब अरेंजमेंट हो जाएगी। जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसको समझाऊंगा। मैं अभी आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, बस उस चीज़ के रिगार्डिंग आप टॉपिक को समझें, ठीक है ना, कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सही है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ
मैं जाइगोट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाइगोट को क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? अब बच्चा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस बच्चे बनाने के प्रोसेस में क्या होता है, ये जाइगोट पहले डिवाइड करता चला जाता है। समझ में आई बात नहीं आई? ये बच्चा डिवाइड करेगा। तो ये जो पहले 2 सेल है, 4 सेल है, 8 है, 16, तो बेटा नाम ध्यान रखने, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब जाइगोट 8 से 16 वाली स्टेज में होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोरूला। जब वो 32 सेल में स्टोर हो जा कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम ब्लास्टूला। आज हम टर्म पढ़ रहे हैं, टर्म्स, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। यही 32 सेल जब अरेंज हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम क्या बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। यही सारी सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं आपकी। ये जो बाहर वाली लेयर होती है बेटा, इसको बोलते हैं क्या? ट्रोफोब्लास्ट। इसको बोलेंगे क्या बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा क्या? इनर सेल मास। ये क्या कहलाएगा आपका? इनर सेल मास। कहानी समझ में आ गई आपको? तो ये अब फिर क्या होगा? फिर ये होगा, ये जो इनर सेल मास, यही है वो इनर सेल मास, यही वो पार्ट है जो आगे चल के बच्चा बनेगा। यही सेल का गुच्छा है बेटा जो आगे चल के बच्चा बनेगा। और आगे चल के जब ये बच्चा बनेगा तो ये सारी जो सेल्स हैं बेटा अपने आप को 3 लेयर में डिवाइड करेंगी। ये जो पूरा गुच्छा है ना, ये सेल का गुच्छा, ये बेटा ऐसे समझ लो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके ये बेटा 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? यही इनर सेल मास जब 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है तो अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रूला। ये 3 लेयर्स क्या हैं? ये 3 लेयर वो हैं जो शरीर के मोटे तौर पर, जनरली, एक्सेप्शंस हैं इन सब के, अभी मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया, अभी जनरली अगर मैं बताऊं तो ये क्या करेगा? जनरली अगर हम देखें तो ये इसको 3 लेयर में डिवाइड कर जब हो जाएगा तो मोटे तौर पे बाहर वाली लेयर बच्चे का, भाई हमारा शरीर 3 लेयर में डिवाइड है। बाहर, सबसे बाहर क्या होती है? खाल, बाल और नाखून। सबसे अंदर हमारे क्या है बेटा? ऑर्गन्स। और बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। तो हमारा शरीर 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आप समझ लो कि ये जो बच्चा है ये भी 3 लेयर से ही बनता है। ये जो 3 लेयर है, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में, मैं अभी सब, मैंने बताया ना, सारे नाम बताऊंगा आपको। ये 3 लेयर्स अब बच्चे की 3 लेयर्स को बनाएंगी, बाहर की लेयर को, बीच की लेयर को, अंदर की लेयर को। और जब ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे बेटा? गैस्ट्रुला। और यही गैस्ट्रुला क्या होगा बेटा? फिर जब ये 3 लेयर बनानी शुरू कर देगी, कोई हाथ, कोई पैर, कोई ऑर्गन्स, कोई हार्ट, कोई आँख, नाक, कान, बाल, शरीर के नाखून वगैरह, तो वही बच्चा क्या बन जाएगा? वही बच्चा बन जाएगा आपका फीटस। तो 9 महीने तक आपका फीटस रहेगा अंदर। और यही फीटस जब 9 महीने का हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? उस बच्चे की हो जाएगी डिलीवरी। तो ये बन जाएगा बेटा न्यूबॉर्न बेबी। मैंने क्या बताने की कोशिश करी, समझ में आया? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाइगोट बच्चे बनाने में कौन कौन सी फेजेस को जो है वो फॉलो करता है, वो कौन कौन सी फेज जो है उसके अंदर आता है। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, तो इसी को मैं समझा रहा हूँ बेटा। एक सेकंड पानी पी लूँ बेटा, है ना। चले बेटा, तो कहानी शुरू करें बेटा। कहानी क्या हुआ आपका कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब बच्चा बनता है तो सबसे पहले जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या बना देता है बेटा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो समझ रहे हो बेटा? जो लगभग 2 महीने तक का बच्चा बनता है। और 2 महीने तक के बच्चे में क्या क्या बन गया बेटा? 2 महीने तक के बच्चे के अंदर सब कुछ बन गया। क्या? वही मोरूला बन गया बेटा आपका, वो ब्लास्टूला बन गया आपका, अभी बताया था। ब्लास्टूला से ब्लास्टोसिस्ट, वो जो अरेंज हो गया बेटा, वो बन गया आपका। उसके बाद क्या बन गया? वो 3 लेयर में डिवाइड हो गया तो बेटा गैस्ट्रुला बन गया। ये सब बच्चे के एम्ब्रियो की स्टेज को ही दर्शाते हैं, वो उसको डेवलप होता जा रहा है। उसके बाद ये एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? आपका फीटस में। तो ये आपका क्या होता है? 9 महीने तक बच्चा ये पेट के अंदर रहेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उस बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी तो वो न्यूबॉर्न बेबी कहलाएगा। बात खत्म।
फिर आगे और भी स्टेजेस आती हैं, वो हम बात करेंगे। जैसे इन्फेंट आता है, इन्फेंट जब बच्चे के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि इन्फेंट क्या होता है, बेबी क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, टोडलर क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे बेटा जब हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ टर्म्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा? सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, हमने जो वर्ड पढ़ना चाहा बेटा वो वर्ड है आपका नया वाला जर्म लेयर्स। बेटा जर्म लेयर्स क्या है आपकी? ये वो लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स वो लेयर्स होती हैं बेटा जो क्या करेंगी, जो बच्चे को आगे डेवलप करेंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी। किसके अंदर बनी है बेटा? ये गैस्ट्रोला के अंदर। ये जो जर्म लेयर होती हैं बेटा, ये जो 3 लेयर होती है इनको बोलते हैं जर्म लेयर। जो कितनी होती हैं बेटा? 3। एक होती है बाहर की, एक होती है बेटा मिडल वाली, और एक होती है आपकी इनर वाली। समझ में आई बात? ये जो बाहर वाली होती है बेटा इसका नाम क्या होता है? एक्टोडर्म। बीच वाली का क्या नाम होता है बच्चे? मीजोडर्म। और अंदर वाली का क्या नाम होता है बेटा? एंडोडर्म। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बेटा ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं बच्चे? कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है ना? आज की क्लास में वर्ड ही पढ़ने हैं हमको, घुमा फिरा के इन वर्ड्स के बारे में ही जानना है बेटा। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? सही है ना? तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है बेटा समझिए। अगर हम मेल फीमेल को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्योंकि मेल में मेल के करेक्टर है, फीमेल में फीमेल के, उसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। पेरेंट से बच्चे का बनना, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन, जो किसी भी मोड में हो सकता है। इस रिप्रोडक्शन के लिए हमें ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। अगर वो स्पर्म और हार्मोन्स बनाने के लिए तो उसे प्राइमरी कहेंगे। अगर वो दोनों ही नहीं बनाता है और फिर भी बहुत ज़रूरी है, उनको हम सेकेंडरी कहेंगे, जैसे यूट्रस वगैरह होता है। ठीक है बेटा? उसके बाद हमने गैमिट के बारे में बात करी कि जो मेल का गैमिट होता है उसे स्पर्म कहेंगे और फीमेल वाले को हम ओवम कहेंगे। अगर हैप्लॉइड बॉडी से कोई भी शरीर, इंसान में नहीं होता ऐसा, पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैप्लॉइड भी होते हैं बेटा, उन्हें अगर अपने गैमिट बनाने हैं तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने की वजह से कौन से डिवीजन करेंगे बेटा? माइटोसिस। पर मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे बेटा? मियोसिस, क्योंकि मियोसिस ही क्रोमोसोम को हाफ करता है। मेल और फीमेल अगर आपस में मिल रहे हैं तो उसके मिलने को हम क्या कहेंगे बेटा? उसके मिलने को बोलेंगे हम क्या? फर्टिलाइजेशन। अब उस फर्टिलाइजेशन के लिए सीमेन का, स्पर्म का फीमेल की बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। बॉडी का मतलब उसके वेजाइना के अंदर जाना जरूरी है, जहाँ से जाके वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो उसका सीमेन का फीमेल की बॉडी के अंदर जाना है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इनसेमिनेशन। जब अंदर जाएगा तो वो बच्चा बनेगा, वो जायगोट बनेगा। अब वो जायगोट कितने दिनों तक अंदर रहेगा बेटा? 9 महीने तक। उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टेशनल पीरियड। 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आ जाएगा। बाहर आने को हम क्या कहते हैं बेटा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिलीवरी। इसको आम भाषा में क्या कहते हैं बेटा? हम डिलीवरी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब डिलीवरी के दौरान वो किन किन फेज को करता है मैंने आपको बताया। वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड होकर वो 8, 16, 32 ये बन जाएगा। फिर जाके वो इनर सेल मास बना देगा। उसके बाद ये 3 लेयर में अरेंज हो जाएगी, फिर तीनों लेयर मिलकर बच्चे को बनाएंगे और फिर ये बच्चा जो है वो पैदा हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका? इस पूरे प्रोसेस में ये जो 3 लेयर्स हैं ये बच्चे को बनाने का काम करते हैं। इन 3 लेयर्स का नाम क्या होता है बेटा? जर्म लेयर्स। और इसमें जो हमने नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि इसके अंदर आपकी जो सेल है, इसके अंदर जो आपकी सेल है बेटा वो डिवाइड करी। ये जो सेल डिवाइड करती है, ये जो सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज माइटोसिस होगी। क्यों बेटा माइटोसिस होगी? क्योंकि आपको पता है ना यार कि ये जो पहला सेल बना है ये है जाइगोट, और हम बना रहे हैं मान लो कोई बच्चा, हम बना रहे हैं कोई आपका ये बच्चा, ये इस तरीके से बच्चा बन रहा है, सही ना? अब ये मान लो ऐसे करके बच्चा बन रहा है। इंसान के बच्चा बना रहे तो इंसान तो 2n ही होता है ना। ये एक सिंगल सेल थी और ये पूरे सेल का ग्रुप है, ये बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है, तो सबकी सभी सेल 2n होनी चाहिए ना। तो ये 2n से 2n बन जाए और सेल्स भी संख्या में बढ़ा जाए तो कौन सी डिवीजन होती है बेटा? वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन सी होती है बेटा? माइटोसिस। क्लियर है बेटा?
ठीक है ना। तो ये जो माइटोसिस डिवीजन हो रही है किसमें बेटा, इन जाइगोट। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम बेटा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लीवेज। सही ना। तो ये जाइगोट के माइटोसिस वाली डिवीजन होती है, जाइगोट की। समझ में आई बात। तो ये जो जाइगोट होता है वो ये डिवाइड करना शुरू कर देता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा किसी को, ठीक है ना। तो माइटोटिक डिवीजन क्या हो गई, क्लीवेज क्या हो गई, माइटोटिक डिवीजन किसमें हो रही है बेटा, ये जाइगोट में, ताकि बच्चा बना पाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, क्लीवेज। कोई भी समस्या वाली बात बेटा किसी को नहीं है ना। चलिए अब आइए आगे वर्ड पे। अगला वर्ड अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वर्ड क्या होता है, एक वर्ड है बेटा जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, समझ रहे हो बेटा, वर्ड का नाम क्या हो गया बेटा, इम्प्लांटेशन। तो अब मैं जरा इस इम्प्लांटेशन के बारे में समझाऊं। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। ये अपन लोग अगर देखें तो बेटा ये है क्या बेटा, ये है यूट्रस, सही है ना, ये यूट्रस। अब हुआ क्या है बेटा, हुआ ये है कि जो ये यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर यहां पर मान लीजिए जाइगोट बन गया। ये आपका क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे ये 2 सेल में, फिर ये आपके 4 सेल में, फिर ये 8 सेल में, फिर 16 सेल में, फिर 32 सेल में, और फिर क्या हो जाएगा, वो वाली फेज आ जाएगी बेटा जिसमें बच्चा बनता है। याद आ रहा है, इनर सेल मास वाली, ब्लास्टोसिस्ट। ये कौन सी फेज आ गई बेटा, ये आ गई आपकी ब्लास्टोसिस्ट। याद आ रही है। ये 816 कौन सी वाली फेज हो गई बेटा, मोरुला। तो क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन किस में हुई, इस पार्ट का क्या नाम होता है बच्चे, इस पार्ट का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। बेटा ये सब कंसेप्ट दिमाग में रखना, ताकि जब चैप्टर को हम पढ़ाएं तो इस चैप्टर के अंदर हर चीज आपको क्लियर रहे कि ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। आई बात समझ में, चीजें क्लियर है बेटा। तो हम जरा इसी के बारे में बात करते हैं। जब ये यहाँ पर आता है तो हमारा जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस, हमारे यूट्रस की लेयर होती हैं। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है ना, यार चलो बता ही देता हूँ। पहले मैं यूट्रस की लेयर के बारे में बताता हूँ आपको कि यूट्रस जो होता है उस यूट्रस की लेयर के बारे में बात करें। तो ये जो यूट्रस है हमारा, मोटे तौर पर हम इस यूट्रस को 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। ये 3 लेयर में डिवाइड होता है। एक लेयर कौन सी हो गई मेरे बच्चे, एक लेयर हो गई आपकी कौन सी है, बाहर वाली लेयर। ये जो बाहर वाली लेयर है ये होगी हमारी आउटर लेयर बेटा, सही ना। फिर एक होती है बीच वाली लेयर, जो आपकी यूट्रस पे बीच में पाई जाती है, ये हो गई बीच वाली लेयर। और एक होती है बेटा ना, ये अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये लेयर क्या होती है बेटा, ये टेम्परेरी लेयर होती है। क्यों, क्योंकि ये लेयर हर महीने टूटती है और हर महीने टूट के मेंसेस में बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद फिर टूटती है, वो बनती है, फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो टूट के बाहर आ जाती है। ये तब तक हर महीने बनती है जब तक कि प्रेगनेंसी ना हो जाए। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर क्या होता है, फिर ये टूटना बंद हो जाती है, फिर ये अंदर चिपकी रहती है। इस एंडोमीट्रियम का, इस लेयर का नाम क्या होता है बेटा, एंडोमीट्रियम। ये होगी बेटा क्या, ये होगी पेरीमीट्रियम। ये बीच वाली क्या हो गई बेटा, मायोमीट्रियम। और ये क्या होती है बेटा आपकी, ये हो गई आपकी एंडोमीट्रियम। ये हो गई आपकी एंडोमीट्रियम। सबको कहानी समझ में आई, चीजें क्लियर है बच्चे। अब क्या है, ये जो एंडोमीट्रियम, ये क्यों, ये एंडोमीट्रियम ही तो जरूरी है बेटा। मैंने बताया ना, यहाँ से ये बच्चा आएगा बेटा, ये बच्चा जो भी आएगा आपका, वो क्या करेगा, वो बच्चा जो आ रहा है, यानी जो जाइगोट की फेज आ रही है, यहाँ पर जाके चिपकेगा। तो चिपकाने के लिए क्या करते हैं, ये जो एंडोमीट्रियम है ये थोड़ी बेटा मोटी 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 और मोटी होती चली जाती है, ताकि वो इसको यहाँ पर ये चिपका पाए। और इसके चिपकने को ही तो बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ में आ गई बेटा, अब वर्ड समझ में आ गया बेटा, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी वो ये कि ये एंडोमीट्रियम इस तरीके से बेटा मोटी होती चली जाएगी और इसको इस तरीके से कवर अप कर देगी।
सही बेटा। और इसको अपने में फंसाना, अपने में चिपकाना, इसी को ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, फिक्सेशन ऑफ किसका बेटा, ये बच्चा है, कौन सी फेज है, स्पेशली ब्लास्टोसिस्ट, सही ना। बेसिकली ये क्या है बेटा, ये बच्चे की फेज है, एम्ब्रियो की फेज है, आपको पता है किसमें बेटा, इनटू किसमें होगा ये, यूटराइन वॉल। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाएगा बेटा इसको, इम्प्लांटेशन। ध्यान रखिएगा, जब ये जाइगोट बनता है, ये जाइगोट अगर मान लीजिए आज बना है, ये जाइगोट आज बना है, तो यहां पर चिपकने में कौन सा दिन लग जाता है बेटा, 7th डे। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। यानी क्या होता है, कभी भी आपसे पूछा जाए इम्प्लांटेशन कौन से दिन होती है, इम्प्लांटेशन बेटा 7वें दिन होती है। बेसिक्स बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो समय लगेगा ना। तो इस 7वें दिन क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, कब करेगा, क्यों नहीं करेगा, ऐसा ना हो पाए तो क्या होगा, 8वें दिन हो तो क्या होगा, 5वें दिन हो तो क्या होगा, इन सब के बारे में जब हम टॉपिक पे बात करेंगे तब बात करेंगे, जब टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको तब। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई आपको। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। तो ये फिर खेल सबको समझ में आ गया बेटा लेयर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा, क्या एक वर्ड आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं बेटा ओवुलेशन। ओवुलेशन, ओवुलेशन, समझ में आई बात, ओवुलेशन। अब ये ओवुलेशन का क्या मतलब होता है, देखो बेटा, आपके इस तरीके से ये यहां पर, ये आपका ये इस तरीके से ये यूट्रस है, यहां पर क्या है बेटा, ये ओवरी, सबको पता है बेटा ये ओवरी है। तो ओवरी के अंदर आपका ओवम बनता है, ये बात तो पता है आपको, ओवरी के अंदर ओवम बनता है। इस ओवम का यहां से निकलना, क्यों निकलना, ताकि वो कहां पहुंच जाए, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्यों पहुंच जाए, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा तभी तो जाके स्पर्म के साथ मिलेगा, और स्पर्म के साथ मिलकर क्या बना देगा बेटा, जाइगोट। तो इसका ये यहां से निकलना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ओवुलेशन। सबको समझ में आ गया बेटा, क्या कहते हैं हम इसको बेटा, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवुलेशन का मतलब होता है बेटा रिलीज ऑफ ओवम। बेसिकली देखो, एक वर्ड हम पढ़ेंगे, अभी तो हम ओवम यूज कर रहे हैं, पर ना एक वर्ड पढ़ेंगे कुछ, उस वर्ड का नाम होगा सेकेंडरी oocyte। अभी जब तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तब तक आप ये समझ लो, मैं ये एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ओवम ही समझ लो अभी, जब तक मैंने चैप्टर के बारे में नहीं बताया। बेटा क्लियरली आपको बता दूं, तो ये जो बाहर निकलता है ना, ये ओवम नहीं निकलता है, ये सेकेंडरी oocyte नाम का स्ट्रक्चर होता है। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो चैप्टर में, टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊंगा तब पता लग जाएगा। फिलहाल अभी वर्ड समझ लो कि जो हम कहते हैं इससे ओवम निकला, एक्चुअल में वो सेकेंडरी oocyte होता है, एक तरीके से अनडेवलप्ड ओवम। ये अनडेवलप्ड ओवम तब डेवलप होता है जब स्पर्म आना शुरू हो जाता है, लगता है बेटा वो स्पर्म आ रहा है तो ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सबको समझ में आई बेटा, चीजें क्लियर है। अब आपसे बोलूं बेटा, ओवुलेशन कौन से दिन होता है, जैसे मैंने आप बोला इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है बेटा, तो ओवुलेशन कौन से दिन होता है बेटा, 14th डे। किसके 14th डे बेटा, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे जो है वो ओवुलेशन होगा। चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब आपको ढंग से इसके बारे में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम सिर्फ वर्ड समझ रहे हैं। ये मैंने आपको बात क्यों बताई बेटा, क्योंकि हमें ओवुलेशन बहुत जरूरी है। हर फीमेल का पूरी की पूरी साइकिल, पूरी की पूरी फीमेल की जो हार्मोनल साइकिल है, ये ओवुलेशन पर डिपेंड करती है पूरी तरीके से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई कोई एक लड़का है, उसके मान लो 2 अगस्त, कोई लड़का नहीं सॉरी लड़की है, ऑब्वियस सी बात है, उसको 2 अगस्त को मेंसेस आने थे। देखो एक वर्ड होता है LMP, एक वर्ड होता है क्या बेटा, LMP। LMP का मतलब क्या होता है बेटा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी हर लड़की को अपने मेंसेस की डेट पता होती है, उसको आइडिया होता है कि भाई मेरे को मेंसेस कब आने हैं। तो वो जो लास्ट महीने में, पिछले महीने में जो उसको मेंसेस हुए थे, उस तारीख को बोलते हैं बेटा LMP। समझ में आई बेटा,
वो जो लास्ट डेट होती है। अब मान लो वो LMP किसी की जो है वो 2 तारीख है, अब मैं इसको बोलूं इसकी ओवरी से ओवम किस दिन निकलेगा, तो मैंने आपको क्या बताया, वो निकलेगा बेटा 14th डे। अब 2 तारीख जो हो गई है बेटा उसमें 14th डे ऐड कर दो आप, 14 डे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 16 अगस्त। तो उसकी ओवुलेशन की डेट क्या हो जाएगी बेटा 16 अगस्त। सबको समझ में आई बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं ना। तो LMP वर्ड समझ में आ गया आपको, ये 11th टर्म थी आपकी LMP। एक वर्ड होता है बेटा EDD, एक वर्ड होता है EDD। EDD का मतलब क्या होता है बेटा, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। सही है ना, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमने एक अंदाजे से एस्टिमेशन लगाया। आपने देखा होगा आपके घर में आपकी भाभी है, चाची है, मामी है, कोई भी होंगी, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान ही डॉक्टर उसको अंदाजा बता देता है कि इस तारीख के आसपास आपके बच्चे की डिलीवरी होगी। कोई बीच में प्रॉब्लम होगी तो जल्दी भी हो सकती है, देर से भी हो सकती है, पर एक वो जनरली एक वो आइडिया बता देता है। वो आइडिया कैसे बताता है बेटा, वो आइडिया ऐसे बताता है कि वो क्या करता है, EDD कैसे निकालेगा बेटा, समझो EDD कैसे निकालेगा। जो तुम्हारा लास्ट LMP होता है, LMP लास्ट, यानी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, जो तुमको आखिरी बार मेंसेस आया। प्रेगनेंसी में कोई मेंसेस नहीं होते लड़कों में, ये तुम्हें बता रहा हूँ, लड़कियों को तो पता है प्रेगनेंसी में कोई मेंसेस नहीं होते, ठीक है बेटा। तो वो जो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले मेंसेस हुए थे वो वाली डेट में 9 महीने जोड़ दो और 7 दिन जोड़ दो। तो ये अप्रोक्सीमेटली फिक्स नहीं होती है ना, ये फिक्स नहीं होती, कंफर्मली उसी बीच में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स नहीं होती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये LMP कहलाती है, वो EDD कहलाएगी। कैसे निकाला हमने, जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल ले लिया, किसी का मान लो 1 जनवरी को, 1 जनवरी था, 1 जनवरी को इसको LMP होना था, तो बेटा इसमें एक तो 7 दिन जोड़ दो, ये 7 दिन जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया 8, और इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें हो गया आपका जनवरी में 9 महीने जोड़ दो। तो 1 जनवरी में पूरा 1 जनवरी का 1 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझ में आई बात। तो ये जो आपका सितंबर है 8 सितंबर, समझ में आया, 9 महीने हो गए ना, सितंबर जाएगा अक्टूबर जाएगा, मतलब 9 महीने हमने जोड़ दिए, तो वो 8 सितंबर को आपका क्या हो जाएगा बेटा EDD, यानी ये लगभग लगभग उसकी डिलीवरी का टाइम है। वर्ड समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। बस 1-2 वर्ड्स और हैं बेटा, उनको थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ लड़कों को लेके। देखो लड़कों के लेके अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो आप एक बात समझें कि एक वर्ड होता है स्टमक, और एक वर्ड जो होता है बेटा वो होता है एब्डोमेन। स्टमक वो पार्ट होता है जो माउथ से फूड पार्ट आया और खाना उसके अंदर यहाँ स्टोर हुआ, ये होता है बेटा आपका स्टमक। और वो जो यार नीचे जितना भी ये हिस्सा है, जो हमारे सीने के नीचे का पार्ट होता है, मान लो यहाँ तक ये हमारे ऐसे फेफड़ों वाला पार्ट है, इसके नीचे ये जो पूरा पोर्शन है जहाँ पे नाभि वगैरह होती है, इस पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं हम, एब्डोमेन। अंतर समझ में आ गया बच्चे दोनों को। तो ये आपका क्या होता है, ये एब्डोमेन कहलाता है। अब पॉइंट क्या है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अगर मैं एब्डोमेन को देखूं, एब्डोमेन समझ में आ गया बेटा, एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन को देखूं, तो ये जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन के निचले हिस्से में अगर मैं देखता हूं, पेट के निचले हिस्से में देखता हूं, तो मुझे यहां पर ना 2 ओपनिंग नजर आती हैं, मुझे यहां पर 2 ओपनिंग नजर आती है बेटा। इन ओपनिंग का नाम होता है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है बेटा, ये समझ लेना बेटा, जब टॉपिक शुरू करूंगा फिर इतना नहीं बताऊंगा मैं। लड़कों में टेस्टिस कहाँ बनती है बेटा, एब्डोमेन में। टेस्टिस बेटा कहाँ बनती है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन मतलब ये वाला जो पेट है, ये वाला पेट है, यहाँ बनती है ना। जैसे लड़कियों में ओवरी यहीं पेट के अंदर होती है, लड़कों में भी ये आपके पेट के ही अंदर होती है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, ये आपके पेट के अंदर है। अब क्या होता है आपका, अब ये होता है आपका कि ये जो टेस्टिस है, अब ये टेस्टिस पेट के अंदर जो है, अब ये बेटा बाहर को आती है,
ये जो खाल होती है इसका नाम स्क्रोटम होता है। फिर ये इस इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए बेटा कहाँ जाती है, स्क्रोटम के अंदर, और फिर इस स्क्रोटम के अंदर जाके फिर वो बड़ी होती है। क्यों ऐसा होता है जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे टेस्टिस वाला, मुझे सिर्फ अभी टर्म बताने। तो ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग का क्या नाम होता है बेटा, इंग्वाइनल कैनाल। तो ये वर्ड इंग्वाइनल कैनाल समझ में आ गया बेटा क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर इंग्वाइनल कैनाल को हमने देखा और उस इंग्वाइनल कैनाल से टेस्टिस नीचे आ जाती है तो बेटा हमारी टेस्टिस बिल्कुल ठीक रहेगी, फंक्शनली एक्टिव रहेगी और वो काम करेगा। बॉडी से बाहर क्यों आती है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, हमें आइडिया है कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है बहुत हाई। उतने हाई टेम्परेचर पर ये जो बच्चा है आपका, मतलब ये जो टेस्टिस है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और बच्चा बनाने के लिए स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी हीट पर स्पर्म नहीं बन सकता है। तो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो टेस्टिस को बाहर कर देता है। बाई चांस किसी कारणवश अगर, चलो अगले पेज पे लिख देता हूं मैं, बाई चांस अगर ये जो टेस्टिस है ये नीचे अगर नहीं आ पाई तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम बेटा, इस कंडीशन को बोलेंगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है अनडिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू एब्डोमिनल कैविटी, इनटू स्क्रोटल कैविटी। भाई वो स्क्रोटम में ही तो जाता है, अगर वो नहीं जा पाएगा तो वो क्या होगा, वो टेस्टिस जो है वो आपका कहाँ रहेगा, वो आपका पेट में ही रहेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस लगभग। और स्पर्म को कितना चाहिए होता है स्पर्म बनने के लिए, ये बेटा टेस्टिस है, इस टेस्टिस में क्या बनेगा बेटा आपका स्पर्म, इस टेस्टिस में क्या बनेगा बेटा आपका स्पर्म। तो ये जो स्पर्म बनेगा बेटा, तो स्पर्म को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर कितना है ये, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे स्पर्म के लिए कितना टेम्परेचर हो गया, लगभग 34.5 लगभग, समझ में आया, इतना होगा। अब पेट के अंदर टेस्टिस रहेगा, जब पेट के अंदर टेस्टिस रहेगा तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है, जब ये पेट के अंदर रहेगा तो बेटा अब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अब इसका टेम्परेचर हो जाएगा बेटा वही 37। अब इतने टेम्परेचर पे तो बेटा स्पर्म नहीं बन सकता, नो स्पर्म फॉर्मेशन। जब बेटा इतने पे स्पर्म नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि वो जो पर्सन होगा वो कैसा होगा बेटा, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है, इनफर्टाइल। यानी वो जो बच्चा है, वो जो इंसान है, वो इंसान बच्चा नहीं बना सकता है। सबको समझ में आ गई बात, वो इंसान बच्चा नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चा बनाने के लिए स्पर्म चाहिए ही चाहिए। बोलो यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई, कोई भी समस्या वाली बात तो नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो ये वर्ड क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्लियर हो गया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो टेस्टिस के अंदर या ओवम, ओवरी में ऐसे कोई टेम्परेचर वाला खेल ऐसा है नहीं कि नहीं 34.5 डिग्री चाहिए, इसलिए ओवरी जो है वो बॉडी के अंदर रहते हुए भी ओवम फॉर्मेशन कर सकती है। अब स्पर्म भी बना और ओवम भी बना, तो इनके बनने के लिए भी तो कोई ना कोई टर्म यूज होगा बेटा। उन टर्म्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा हम, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। हम सबको पता है बेटा ये गैमीट्स जो हैं, ये जो गैमीट्स हैं, ये मेल का जो गैमीट है बेटा उसका नाम क्या होता है, स्पर्म। और जो बेटा फीमेल का गैमीट है, उस फीमेल के गैमीट को हम क्या कहते हैं बेटा, ओवम। तो जो स्पर्म है उस स्पर्म के बनने को हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, उसके बनने को हम यूज करेंगे बेटा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम के बनने को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉल्ड oogenesis। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा वर्ड, टर्म समझ में आ रहे हैं बेटा। चैप्टर शुरू करेंगे उससे पहले सारा वर्ड
आपको क्लियर होना चाहिए कि वहाँ मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे पढ़ाऊँगा, फिर वहाँ मैं ये चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो बेटा ध्यान से, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कब बनना शुरू होते हैं बेटा? आफ्टर मतलब एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी समझ रहे हो ना, जब आप 12-14 साल के हो गए तब, ये बात ध्यान रखना। और बेटा ओवम कब बनना शुरू होता है? ओवम की जो शुरुआत है बेटा वो तभी से हो जाती है जब लड़की अभी पैदा भी नहीं हुई है, अपनी माँ के ही पेट में है। समझ रहे हो, 9 महीने की अभी पेट के ही अंदर है, ओवरी बनी, पैदा बनी, उससे पहले ही काम करना शुरू कर देती है, यानी स्टार्टिंग वहां से हो जाती है। वो बात अलग है, वहां से करते 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 फिर वो 12-14 साल तक कुछ ना कुछ उसमें होता है। क्या होता है वो बात करेंगे हम, पर आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये oogenesis जो है इसका स्टार्टिंग कब हो जाती है बेटा? इसकी स्टार्टिंग बेटा सिंस फीटल लाइफ। फीटल पता है ना, फीटल मतलब फीटस, फीटस मतलब जब वो पेट के अंदर है और वो 9 महीने तक का बच्चा है, तो उसी के ही अंदर ये गैमेटोजेनेसिस जो है वो बेटा वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। सही है ना। 12-14 साल का बच्चा हो जाता है, स्पेशली लड़की हो जाती है, तो बेटा उस एज को क्या कहते हैं? उस एज को क्या कहते हैं बेटा? मिनार्क। क्या कहेंगे बेटा? उस एज को हम मिनार्क। मिनार्क क्या होती है बेटा? ये वो एज होती है एट विच मेंसेस स्टार्ट, जिसमें क्या होता है बेटा? पहली बार मेंसेस जो हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं। और आमतौर पे कौन सी साल होती है बेटा? 12 से 14 साल। हम क्योंकि इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान की लड़कियों में, बाकी ये कोई फिक्स नहीं है, जनरल है। ये बेटा कम ज़्यादा हो सकते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, आपके हार्मोन्स बैलेंस और डिसबैलेंस होते हैं। अगर हार्मोन्स ज़्यादा डिसबैलेंस कंडीशन में होने लग जाते हैं तो बेटा फिर क्या होता है? फिर ये आपका जो है वो आपका जो मेंसेस हैं वो जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। पहले ये बेटा 14, 15, 15, 16 साल पे होते थे, अब जैसे जैसे सर्कल हो रहा है कुछ चीज़ें हम इस तरीके से सुनने लग गए हैं कि हार्मोन्स जल्दी स्टिमुलेट होने लग गए हैं, जिसकी वजह से देखते हैं सोसाइटी में, एड्स में और चीज़ों में, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि सीधे उसी ही की वजह से ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इन फैक्टर्स का भी हार्मोनस के डिसबैलेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मेंसेस की जो डेट है वो धीरे 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 जल्दी शिफ्ट हो रही है। और यही चीज अगर मैं एंड करने की बात करूं तो उसको बोलते हैं बेटा मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब क्या होता है? मीनोपॉज का मतलब होता है बेटा सिजेशन ऑफ मेंसेस। अब सिजेशन का मतलब क्या होता है? सिजेशन का मतलब होता है बेटा स्टॉपिंग। अगर मेंसेस होने रुक जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उस कंडीशन को बोलते हैं हम मीनोपॉज। ये जो एज होती है मीनोपॉज की, इसको हम ये एज लगभग अब 50 से 55 साल मान लो। हालांकि अब कुछ लेडीज़ों में ये 45 साल भी दिखना शुरू हो गई है, पर एवरेजली हम इसको ये 50 से 55 साल ही मान के चलते हैं, तब जो है उसके मेंसेस होने रुक जाते हैं। समझ में बात? एक मोटा सा कैलकुलेशन बताऊं अगर मैं आपको, तो आप ऐसे समझो, देखो सिंपल, एक लड़की के लिए मान लो 15 साल पर उसको मेंसेस स्टार्ट हुए, यानी मिनार्क एज हुई। मान लो 55 साल पर उसको मेंसेस होने रुक गए। मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा प्रेगनेंसी वाली या कुछ भी, कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, बस मैं सीधे बोल रहा हूं। अब इसमें ईयर्स कितने हो गए बेटा? ये हो गए 40 साल, ये हो गए 40 साल। अगर मैं इसको महीने में कन्वर्ट करूं तो 40 × 12, तो ये कितने हो गए बेटा? 480 महीने हो गए। हर महीने में आपके एक ओवम निकलता है, जनरली एक ही तो ओवम निकलता है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी अगर एक बार होगी तो 9 अंडे गया, खत्म, क्योंकि 9 महीने तक मेंसेस नहीं होंगे। उसके बाद भी लगभग 6 महीने तक मेंसेस नहीं होते हैं जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाते, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पर अब सारी कंडीशन हटा दूं, मैं कहूं जी लड़की ने कोई प्रेगनेंसी अचीव नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं टोटल अंडे अगर मैं देखूं तो बेटा वो 480 ओवम ही बाहर निकाल पा रही है। और मैंने आपको पहले बताया ये जो ओवम है, हम फिलहाल इसके लिए वर्ड सेकेंडरी oocyte यूज करते हैं।
अभी जब तक समझाया नहीं है तब तक आप इसे ओवम ही मान लो। दोनों में अंतर होता है, क्या है वो मैं बताऊंगा। मैंने बताया एक तरीके से अनडेवलप्ड है और ये आपका डेवलप्ड है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि एक लड़की अपने जीवन में अधिकतम सीमा अगर देख ले तो 450 राउंड ऑफ 500 ओवम निकाल सकती है बस। और मैं आपको बताऊं बेटा, उसके अंदर लगभग 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 80,000 के आसपास अंडे होते हैं। तो लड़की के अंदर 80,000, लगभग 60,000 से 80,000 अंडे होते हैं। उनमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर ले तो 500 ओवम ही निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलते हैं, क्या लगते हैं, अब उसके लिए अब हम चैप्टर का टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, ये समर्थ बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बेटा आप क्लास लेने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको, जिससे हमें भी खुशी मिलती है, हमें भी काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि ऑफलाइन शेड्यूल बहुत ज़्यादा पैक होता है, पर फिर भी देर रात में अर्ली मॉर्निंग आके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आपसे बस ये उम्मीद करते हैं कि आप ये रेगुलर वीडियो देखें और इस वीडियो से सिलेक्शन लें, जिससे हमें भी ये लगे कि नहीं, हमने अपने बच्चे के साथ दिया है, हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपके कोई दोस्त हैं वो आपका जो है देख रहे हैं उनको भी बोल दें आप, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए सायोनारा।